हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो कि 2020 का है। एंड इस पेपर के थ्रू हम ये चीज़ समझेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का, आपको वो किस तरीके से करना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आप सभी को जो सिलेबस है वो तो नॉर्मली पता ही होगा। तो इसमें क्या है कि आप ये देख सकते हो कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप इसका आइडिया लगा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले जिस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट आते हैं। तो देख लेते हैं। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उस पर आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो पढ़े हुए हैं तो उन्हीं के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन आपके लिए क्या होना चाहिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो जैसे कि जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे रिलेट करती है। एंड उसके क्या है कि आगे पार्ट्स हैं, जैसे कि महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस तरीके के हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसके बीच में से ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पर स्थापना की गई है, इसमें कितने देश शामिल हैं और इसके कितने अंग हैं, बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। अगर आपने लॉन्ग में तैयारी की हुई है तो उसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर क्या है कि जो दो नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें क्या है कि आपको यानी कि जो आंसर है वो 2 या 3 लाइन्स में लिखना होता है। इससे ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक तो आपका टाइम है जो वो भी सेव होगा, जो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में लगा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि जो नंबर है वो बेसिकली क्या है पेजेस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो आपको मेन बात यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर प्रमुख अंग के बारे में पूछा गया, तो आपको सिर्फ वो जो अंग है सुरक्षा परिषद हो गया और जो महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इन सब के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल वीटो, यानी कि दोहरा निषेधाधिकार है जो, इसका क्या अर्थ है आपको इसके बारे में बताना है। निषेधाधिकार का क्या मीन्स होता है, मना करना। दोहरा का क्या मीन्स होता है कि जब हम यानी कि किसी भी कोई कानून आता है, जब हम उसे क्या है कि मना कर देते हैं और उसके बाद अगर वो कानून वापस क्या है कि आएगा, तभी भी हम मना कर देंगे तो उसे क्या है दोहरा निषेधाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन था देतांत से क्या तात्पर्य है। तो ये आपके मतलब सिलेबस में होगा, आप देख लेना। इसके बाद आगे है कि पान अफ्रीकावाद है जो, उसका क्या मीन्स है। इसके बाद अगर आपको यानी कि 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आते तो ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहली जो यूनिट है वो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड है, जिसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली किस पे पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, या तो उसकी स्थापना कब की गई या फिर उसके कार्य, जो कि वेरी शॉर्ट में आप अगर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंग हो सकते हैं, उसके कार्य पूछ लिए जाएंगे, या फिर उसकी स्थापना कब की गई, उसका मुख्यालय, उसमें कितने देश शामिल हैं, ये सब पूछा जाएगा। बेसिक सी बातें हैं, ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड जो यूनिट है उसमें आपके 2 ही टॉपिक हैं, एक तो शीत युद्ध बनता है और दूसरा गुटनिरपेक्षता बनता है। इन 2 यूनिट यानी कि ये जो 2 टॉपिक हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीत युद्ध है जो उसका क्या अर्थ होता है, और शीत युद्ध है जो उसकी प्रकृति क्या है या फिर इसका प्रभाव क्या है। और इसके अलावा जो गुटनिरपेक्षता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता जो उसका क्या मीन्स है और इसके कौन से सिद्धांत हैं। थर्ड जो यूनिट है वो आपकी चीन और अमेरिका की विदेश नीति से रिलेट करती है। तो इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो अमेरिका या फिर जो चीन है उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, कि जो उनकी विदेश नीति है इसमें मेन बात क्या है। जैसे कि जो चीन है उसकी विदेश नीति क्या है, साम्राज्यवादी, अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना। इसी कारण क्या है कि वह दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है एंड उनका जो क्षेत्र होता है उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है। अमेरिका की विदेश नीति क्या है कि अमेरिका है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पावरफुल बनना चाहता है। एंड इसके साथ ही आप सभी को ही पता है कि जब पहले जो युद्ध हो रहे थे वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में थे। धीरे धीरे जो सोवियत संघ था वो टूट गया था, जिसके कारण अमेरिका ही एक महाशक्ति बनकर रह चुका था। और अमेरिका है जो वो अपनी इसी शक्ति को कायम बनाए रखना चाहता है। इसी कारण क्या है कि वो जितने देश है उन सबके साथ क्या है कि एक मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखता है, जिससे कि वो चीन के जितने भी, जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन, तो वही बात है कि जो चीन के दुश्मन जितने भी हैं उनके साथ अच्छे लिंक बनाता है, ताकि वो अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार कर सके।
जो फोर्थ यूनिट है उसमें एक तो भारत की विदेश नीति और भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो बेसिकली आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध हैं, एंड इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ भी सकता है। और उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं एक नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो उसमें क्या है कि मैं आपको समझाऊंगी नहीं, बस उसमें नोट्स में आपको देख लेना, आप पढ़ के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसमें आंसर लिखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छे मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा भारत की विदेश नीति के बारे में पूछा जा सकता है कि जो भारत की विदेश नीति है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यही मेन क्वेश्चन बनता है। जो फिफ्थ यूनिट है उसमें क्या है कि या तो निःशस्त्रीकरण क्या होता है ये पूछ लिया जा सकता है। आसियान या सार्क में से आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि पिछले साल कौन सा पूछा गया है। जो पिछले साल पूछा गया है बहुत कम चांस होते हैं वो इस बार भी पूछा जाए, वो अलग बात है कि कभी हमारा बैड लक हो तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा तेल कूटनीति है जो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक है इन्हीं की क्या है कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि शीत युद्ध क्या होता है या फिर गुटनिरपेक्षता क्या है, भारत की विदेश नीति के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे कि गुटनिरपेक्षता है, पंचशील है, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना है, निःशस्त्रीकरण है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसी से क्या है कि आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पाकिस्तान की क्या विदेश नीति हो सकती है कि वो अपने साम्राज्य का विकास करना चाहता है, अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना चाहता है। इसी कारण क्या है कि वो, यानी कि जो भारत है इसके साथ क्या है कि जो कश्मीर है उसको हड़पना चाहता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो महान शक्तियाँ होती है जैसे चीन है, अमेरिका है, उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था पंचशील क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने भारत की गुटनिरपेक्षता नीति पढ़ी हुई है तो आपको इस क्वेश्चन का इजी वे में पता चल जाएगा कि भारत और चीन के बीच में है, ये भारत चीन के बीच में 5 इसमें सिद्धांत है कि हम एक दूसरे की जो देश है उनकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरीके के हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले जो पंचशील है वो समझौता किसके बीच में हुआ है, भारत और चीन के बीच में। दूसरी बात कि ये कब हुआ है। तीसरी बात कि इसके जो 5 सिद्धांत था आप वो लिख देना। इससे क्या है, सिर्फ आपको नाम नाम लिखने हैं, आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। इसके बाद अगला था शिमला समझौता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि दोनों तरफ का लिखना होता है कि अच्छे संबंध भी थे और बुरे संबंध भी थे, यानी कि उसमें जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में भी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है सिंधु का, इसमें क्या है कि 3 समझौते मेन हुए थे। एक तो सिंधु नदी जल को लेकर, दूसरा ये शिमला समझौता हुआ है, एक ताशकंद समझौता हुआ है। और ये जो तीनों है ये क्या है कि एक 1960 में हुआ था, एक 1966 में और एक 1972 में। 6-6 सालों का गैप है। पहले सिंधु नदी जल को लेकर हुआ था 1960 में, देन ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और उसके बाद शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था। एंड इसके साथ ही ये समझौता किन के बीच में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इनके जो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, बस आपको ये चीज़ बतानी है। और ये समझौता कहाँ पर हुआ है, तो नाम से पता चलता है कि शिमला समझौता, दैट मीन्स कि ये शिमला में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध। तो ये जो आपका फोर्थ यूनिट है उसमें क्या है कि भारत के अन्य जो देश है उनके साथ कैसे संबंध है, यानी कि जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ कैसे संबंध है। तो बेसिकली हमें ये बात पता है कि वेरी शॉर्ट में ही ये क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं। तो भारत के आप देख लेना कि जो पाकिस्तान है उसके साथ अच्छे संबंध नहीं है, जो चीन है उसके साथ ठीक ठाक संबंध है, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे हो जाते हैं। बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध है, इसके साथ ही जो भूटान है उसके साथ भी अच्छे संबंध है, एंड जो नेपाल है उसके साथ भी अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश के साथ कभी कभी क्या होता है कि संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फरक्का जल संधि को लेकर क्या है कि इनके बीच में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या है कि समय समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री है या फिर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो एक दूसरे के देश में आते हैं और क्या है कि जो संबंध है उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। आप ये लिख देना। आपने क्या करना है कि संबंध पूछे जाते हैं अगर वेरी शॉर्ट में, तो आपको क्या करना है कि संबंध अच्छे भी हैं और कभी कभी जैसे एक आधा विवाद आपको पता ही होता है चीन के साथ या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ। पर आप ये लिख देना कि समय समय पर जो प्रधानमंत्री है वो एक दूसरे देश की विदेश यात्राएं करते हैं और क्या है कि एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, जिसके कारण इनके संबंधों में कुछ सुधार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था सार्क। तो आपको क्या करना है कि जो सार्क और जो आसियान है इन दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके जो 2 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था अरब इजराइल जो संघर्ष है उसका क्या कारण है। तो बेसिकली क्या है कि इनके जो क्षेत्र का ही कारण था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो, यानी कि क्या है कि वहाँ पर जो लोग रहते थे लेकिन उन लोगों को क्या है वहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी इजराइल के हिसाब से। तो बस इनके बीच में क्या है कि भूमि को लेकर विवाद था।
तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछे जाते हैं। 10 में से आप इजी वे में 7 कर सकते हो, 6-7 क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। अगर 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ भी जाते हैं तब आपको हाइपर होने की टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो 1 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपके मतलब 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको क्या करना है कि बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान दे लो कि आप अपनी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये आप अच्छे से तैयार कर लो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका क्या अर्थ है। आपको कैसे करना है कि आपको पहली बात कि आप जो भी अपना आंसर लिख रहे हो आप वो पॉइंट्स में बनाकर लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट्स में बनाकर लिखा, उस पॉइंट को अंडरलाइन किया, एरो का निशान लगाया और नीचे से शुरू किया। इससे एक तो आपके पेजेस भरेंगे, दूसरा आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा। सेकंड बात की कब स्थापना की गई है या फिर कितने देश है, ये जो बातें होती है इन्हें आप अंडरलाइन कर दो। अगर आप प्रॉपर वे में यानी कि आपको पता है कि इतनी तारीख को इसकी स्थापना हुई थी, इस सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको क्या है उसे अंडरलाइन करना है। तो वो क्या है कि पूरी बातें नहीं पढ़ता, वो सिर्फ वही चीज़ें देखता है। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपको क्या करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, उसका क्या अर्थ है, कितने उसके अंग हैं, उसके क्या कार्य हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहले आप ये लिख दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, इसमें कितने देश शामिल हैं। उसके बाद आप लिख दो कि इसके कितने अंग हैं। अंग में आपको क्या करना है कि अगर आप पेज भरना चाहते हो, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप डायग्राम बनाओ। जितने ज़्यादा आपके डायग्राम होंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको पूरा पेज लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, और दूसरा डायग्राम से क्या आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आपने ऊपर लिख दिया, उसके बाद आपने एरो के निशान लगा दिए 4, और जैसे जितने भी उसके अंग होते हैं उनके नाम लिख दिए। एक तरफ महासभा लिख दी, एक तरफ यानी कि सुरक्षा परिषद, इस तरीके से क्या आपने उसके नाम लिख दिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि उसके बारे में अगर आपको पता है तो एक एक दो दो लाइन उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। देन उसके कार्य लिख दो। कार्य को क्या है कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, या तो आप एक लाइन एक पॉइंट डालकर 2 लाइनें उसकी लिख दी, फिर दूसरा पॉइंट्स इस तरीके से, या फिर आपने क्या है कि पहले हेडिंग दी उसके बाद उसके नीचे कार्य लिख दिए। वो आप पर डिपेंड करता है, बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर होगा। यूनेस्को पर टिप्पणी लिखो। डायरेक्ट बताया गया तो यूनेस्को क्या है, पहले आपको ये बताना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है वो बता देना। यूनेस्को में कितने लोग शामिल हैं, इसके कार्य क्या है। तो कार्य के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉपी होती है उसके क्या है कि जहाँ से आप अपना आंसर शुरू करने वाले हो उसके बीचों बीच आप लिखोगे यूनेस्को के कार्य, फिर नीचे से आप उसका आंसर लिख देना। और जो भी आंसर होगा पैराग्राफ नहीं बनाना है, या तो आप पॉइंट्स बना देना या फिर उसकी हेडिंग्स बनाकर लिखना। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, एशिया जागरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। एशिया जागरण में भी गुटनिरपेक्षता का ही बताना है कि एशिया जागरण का क्या मीन्स है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के बीच में विवाद हो रहा था, तो जो एशिया के राज्य थे, जो राष्ट्र देश थे, उनको क्या, उनके पास क्या चॉइस थी कि या तो आप अमेरिका में शामिल हो जाओ या फिर आप सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। तो इन लोगों ने क्या किया था कि दोनों में शामिल ना होकर एक अलग ही बनाया था जिसका क्या नाम था, गुटनिरपेक्षता। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना विकास किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इससे क्या हो सकता था, इन्होंने अमेरिका की भी कहीं ना कहीं हेल्प ली और वहां से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की भी हेल्प ली। यानी कि अगर ये किसी एक में शामिल होते तो दूसरे के साथ दुश्मनी होती थी, लेकिन ये दोनों में ही शामिल नहीं हुए, जिसके कारण दोनों के साथ ही क्या है दोस्ती अच्छी बना कर रखी और अपना विकास कर लिया। क्योंकि इनका उसी टाइम उद्भव हुआ था इसलिए ज़्यादा विकसित नहीं थे, दोनों के साथ अच्छे संबंध बने, इसी कारण उनको क्या है विकास में भी हेल्प मिल गई। तो ये चीज़ें हैं जो वो सारी आपने लिखनी है, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। तो इसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स में बनाना है। और क्या है कि घुटनिरपेक्षता के बारे में आप जब लिखोगे तब घुटनिरपेक्षता की स्थापना कब की गई, इसमें कौन से देश शामिल है, ये सब बातें लिखते टाइम आपको क्या है कि घुटनिरपेक्षता का जो अर्थ है उसे अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि घुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। तो इसमें क्या है कि घुटनिरपेक्षता हो, पहले आप लिखोगे घुटनिरपेक्षता का अर्थ, फिर आपको उसको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नीचे से बताना है कि घुटनिरपेक्षता क्या होती है। सेकंड, किसकी स्थापना कब की गई थी, ये जो बात है उसको आपको अंडरलाइन करना है। तीसरी बात की गुटनिरपेक्षता है जो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। चौथा, फिर इसमें जो भी प्रासंगिकता का क्या मीन्स होता है कि इसकी क्या, यानी कि अगर ये गुटनिरपेक्षता बनाया गया था तो ये सही बना था या फिर नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि ये सही बना था, इससे दोनों जो भी देश थे उस टाइम के उन सभी को प्रॉफिट हुआ था, तो उसको क्या है कि आपको पॉइंट्स में लिखना है।
इसके बाद आगे था फोर्थ क्वेश्चन है कि रूस की विदेश नीति और अमेरिका की विदेश नीति के बारे में बताइए। इसमें आपको क्या करना है कि आप किसी भी दो देशों की, इसमें रूस, अमेरिका और चीन, ये तीन है, तो आपको क्या है कि इस बार ज़्यादा चांस है कि चीन की विदेश नीति पूछी जा सकती है। तो जो चीन की विदेश नीति है उसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप पूरे अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरा कि अमेरिका या फिर रूस दोनों की विदेश नीति में से किसी एक की विदेश नीति पढ़ लो। विदेश नीति में क्या करना है कि बस उसके जो पॉइंट्स हैं उनके नाम पढ़ लो, और उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, यानी कि आप अच्छे से बनता है वगैरह वगैरह, बस पॉइंट्स आपके ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के संबंधों की विवेचना करो, या फिर गुजरात सिद्धांत है जो उसकी विवेचना करो। तो भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, इसके लिए क्या करना है कि कुछ जो हाल ही में कोई भी अगर मतलब आता है करंट की बात, एक आधी वो भी आप लिख देना और उसे अंडरलाइन कर देना है, जिससे एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको करंट से भी आप जुड़े हुए हो और आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है। इसके बाद तेल कूटनीति है जो उसका क्या मीन्स है, और आसियान की स्थापना से संबंधित उद्देश्य व कारण पूछे गए हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि जब उद्देश्य और कारण पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आप वही नहीं लिखोगे, सबसे पहले आसियान क्या होता है, आसियान की फुल फॉर्म लिखोगे, आसियान में कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल है मे बी, आपको वो लिखना है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये सब लिखने के बाद आप नीचे उद्देश्य लिखोगे और उसके बाद आप नीचे कारण लिखोगे, डायरेक्ट उद्देश्य नहीं लिखनी है। तेल कूटनीति से क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि तेल कूटनीति है जो उसका अर्थ, फिर आप उसको अंडरलाइन करोगे, एरो का निशान लगाओगे, फिर नीचे से शुरू करोगे, देन उसमें जो भी बातें हैं 4-5 लाइंस, तेल कूटनीति होती क्या है, उसके बाद उसका जो भी मेन पर्पस वगैरह है वो आप लिखोगे। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य का पूछा गया है। तो ज़्यादा चांस है कि इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि सुरक्षा परिषद है, या तो उसका पूछा जा सकता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, उसके अंग, इस तरीके का पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि कार्यों का वर्णन करें, उसके महत्व में वृद्धि के कारण बताइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसमें इतने अंग है जिसमें से महासभा मेन है। ठीक है, 2 या 3 लाइन सी। उसके बाद महासभा के बारे में आप लिख देना कि महासभा में ये देश शामिल हैं और इसके जो कार्य हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर कार्य डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, जैसे कुछ सामान्य कार्य, कुछ विशिष्ट कार्य, आप या तो वैसे बना देना, या फिर जैसे एक पॉइंट डाला, 2 लाइन्स एक पॉइंट में लिख दी, फिर दूसरी लाइन, यानी कि पैराग्राफ नहीं बनाना, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद महत्व में वृद्धि के कारण, तो जो कारण होते हैं उसे क्या है कि आपको हेडलाइंस के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की विवेचना करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो उसके ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े। शीत युद्ध होता क्या है, सबसे पहले आप ये बताओगे किसके मध्य हुआ, फिर आप ये बताओगे, उसके बाद इसके क्या परिणाम हुए थे, देन वो, फिर शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ था, फिर वो बताना है, फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बाद आप ये चीज़ लिखोगे। डायरेक्ट आपको सीधी बात नहीं लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रति चीन की विदेश नीति क्या थी। तो साउथ ईस्ट एशिया के प्रति जो चीन की पॉलिसी है वो कैसी थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो ये है जो जो सार्क और आसियान है, आपको वो एक बार के लिए प्रॉपर वे में आप पढ़ लेना, यानी कि हल्का फुल्का देख लेना, आसियान पूछे जा चुके हैं इसलिए सार्क के ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत है जो वो पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि एक ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लो, भारत की विदेश नीति, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो लॉन्ग में आ जाएगा या फिर 7 नंबर वाले में आ जाएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कि निःशस्त्रीकरण है जो उससे क्या तात्पर्य है। तो निःशस्त्रीकरण क्या होता है कि हम जो शस्त्र हैं वो हर एक बात पर यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम बातचीत करेंगे, बातचीत से अगर कोई मामला नहीं सॉल्व होता है तब हम शस्त्रों को उठाएंगे। शस्त्र का जो विकास है वो हम इसलिए करेंगे ताकि हम देश का विकास कर सकें, ना कि दूसरे देशों के साथ युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है पूरा ये करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको जो भी अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो इस बार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो मेनली आपका जो क्वेश्चन है वो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर सुरक्षा परिषद में से आ सकता है। दूसरा आपको गुणनिरपेक्षता है जो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रासंगिकता सिद्धांत, ये वाला आप एक बार देख लेना प्रॉपर वे में। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है आपको ये चीज़ देखनी है। इसके अलावा आप भारत और पाकिस्तान है जो उसके मुद्दे देख सकते हो, लेकिन आपको मेन बात ये ध्यान देनी है कि भारत की जो विदेश नीति है ये आपको प्रॉपर वे में देखनी ही देखनी है।
इसके अलावा जो चीन के धातु सिद्धांत है, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा चांस है आने के, आप इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।